उसका मतलब होता है क्वालिफिकेशन। एग्जाम का अगर सीधा सीधा अगर आप अर्थ निकालें तो उसका मतलब है क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफाइड लोगों को लेना। बिना एग्जाम के अगर आप कभी संविदा भर्तियों को देखें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देखें, तो आपने देखा होगा कि उसमें वेतन बहुत कम होता है, आधे से कम, कई बार 1/3 होता है सैलरी। जो रेगुलर लोग होते हैं उनसे 1/3 सैलरी पे ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे अपॉइंटमेंट जो होते हैं उसमें बकायदा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होता उस तरह का, और योग्यता पे आधारित लोगों को नहीं लिया जाता। तो आपने देखा वेतन भी कम मिलता है, लेकिन एंट्री जो है व्यक्ति की हमेशा योग्यता पे होनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोग कई बार अपने आप को रेगुलराइज करने की मांग करते हैं कि हमको रेगुलर कर दो। तो रेगुलर का आधार क्या होना चाहिए, जबकि आपकी एंट्री का आधार क्या है? तो ये तो खैर आप बन जाओगे तो आपके सामने भी ये समस्या पेश आएगी। अगर पहले से बता दिया जाता कि आपकी सैलरी 15,000 नहीं होगी बल्कि 50,000 होगी, तो शायद बहुत सारे योग्यतावान लोग कंपटीशन के लिए आते हैं, क्योंकि सैलरी 50,000 60,000 है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बेस बोला गया और 15,000 सैलरी बोली गई, तो केवल वो लोग जो कंपटीशन में निकल नहीं सकते या कंपटीशन निकालने की स्थिति में नहीं है या दूसरी नौकरी में जाने की स्थिति में नहीं है, उन लोगों ने उस सेवा में जाने का सोचा। बात समझ में? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? बात मैं कह रहा हूं परीक्षाएं, एग्जाम्स। इसलिए आप देखोगे कि एकदम से यदि कोई क्लास चेंज होती है, क्लास बैरियर को अगर एकदम से अगर कोई तोड़ता है, तो वो होता है एग्जाम। पैसा भी नहीं तोड़ता। किसी के पास पैसा है तो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन उसका क्लास चेंज नहीं होगा। क्लास पूरी तरह से चेंज नहीं होता। पूरी तरह से क्लास अगर कोई चेंज करता है तो क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम, पूरी तरह से क्लास चेंज कर सकते हो। एकदम लोअर क्लास आदमी एकदम अपर क्लास में जा। यूपीएससी का ही एग्जाम्पल लेना। अगर हम ये भी मान लें कि ये कोई बहुत परफेक्ट एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसके बावजूद भी, तमाम कमियों के बावजूद भी वो क्लास बैरियर को तोड़ता हुआ दिखता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो लोअर क्लास के हैं, उनको मात्र एग्जाम, किताबों की तो कोई कमी नहीं है, केवल एक ट्यूबलाइट का प्रकाश चाहिए और वो फोड़ के रख देता है और क्लास बैरियर को तोड़ के रख देता है। ढेरों लोग हैं ऐसे, लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने एग्जाम के सहारे क्लास को बदल के रख दिया, अपना वर्ग परिवर्तन कर लिया, क्लास चेंज कर लिया। वो है एग्जाम। तो इसलिए जब संविदा नियुक्ति की बात आती है और कुछ आती है, तब आप देखते हो कि वो जब बल्क में बहुत सारी भर्तियां करते हैं तो 1/3 वेतन पे करते हैं, चाहे वो एग्जाम ना लें, ऐसे ही आवेदन मंगवा लेते हैं, छटनी कर लेते हैं। लेकिन क्या वो उतना वेतन दे पाते हैं जो एग्जाम के बाद मिलता है? एकदम से एग्जाम के बाद जो वेतन मिलता है वो नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जाम के बाद जो वेतन मिलता है उसमें आदमी मकान बना पाता है, बच्चों की शादी कर पाता है, परिवार बसा पाता है, ये सब चीजें कर पाता है। तो हम लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना क्लास चेंज करते हैं, आपका क्लास चेंज होता है, सबसे बड़ा बात है। भारत में और कोई मीडियम ही नहीं है। आप बिजनेस में जाएंगे तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोग हैं बिजनेस में, वो आपको आगे नहीं निकलने देंगे, बहुत दिक्कत आती है, बहुत स्ट्रगल है। इन्वेस्टमेंट के उसमें चले जाए तो बड़े बड़े घराने हैं, वो आपको वहां टच ही नहीं होने देंगे, वहां आप छू नहीं सकते उनको। तो बैरियर, बहुत बड़े बड़े बैरियर हैं।
तो आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपके सामने एक बहुत आसान तरीका है कि हम पढ़ाई करें, प्रॉपर पढ़ाई करें, सही तरीके से पढ़ाई करें, सिलेबस को फॉलो करें और उस बैरियर को तोड़ डालें और वो परमानेंटली टूट जाएगा। आपका क्लास परमानेंटली टूट जाएगा। आप नए क्लास में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी फैमिली नए क्लास में चली जाएगी। तो ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। कंपटीशन को कई लोग सोचते हैं कि मेरी नौकरी लग जाएगी या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहां सिलेक्शन नहीं होता है, यहां वर्ग परिवर्तन होता है। इसीलिए आप देखते हो कि रिजर्वेशन का भी अपना इंपॉर्टेंस है। ईडब्ल्यूएस वाला आया तो काफी बच्चे बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस पे भी कुछ बोला जाए, तो वो तो मैंने पहले भी कई बार ईडब्ल्यूएस पे बोला है आपके सामने। तो वो वर्ग परिवर्तन करने वाली बात है। यहाँ कास्ट वाला अलग मामला, कास्ट बेस तो आपको जाति आधारित तो आरक्षण मिलता ही है, लेकिन यहां वो निम्न वर्ग को है, गरीब वर्ग को है, इकोनॉमिकली वीकर को है, तो उसका क्लास चेंज होगा। और वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कितना क्या है, वो एक अलग चीज है, वो अलग मुद्दा है। फैसला जरूर आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो उस पैनल में सामने माइनॉरिटी में, मेजोरिटी के जो तीनों जज हैं उनके अगेंस्ट माइनॉरिटी में चीफ जस्टिस है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस भी माइनॉरिटी में। और ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि पहले 9 जज बेंच ने बोल रखा है कि हमेशा जो आधार होगा वो एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड ही होगा, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का आधार होगा ही नहीं। ये 9-0 से वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट, उसको 3-2 से चेंज हो रहा है। 5 जज बेंच जो है उसको चेंज कर रही है। ये भी फर्स्ट टाइम है। बहुत सारी चीजें, ये जो वर्डिक्ट आया है इसमें बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम हुई है। भारत के जुडिशरी की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं ऐसा, फर्स्ट टाइम हुआ है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्लास चेंज तो होती है। उच्च जाति में आने का मतलब ये नहीं होता ना कि वो उच्च वर्ग में है, वो निम्न वर्ग में है, तो क्लास तो चेंज होगा। और क्लास चेंज होने का मौका जो है आपको यूपीएससी भी देता है और तमाम एग्जाम्स भी देती है। मात्र अगर इस देश में एग्जाम्स ही बंद हो जाए कि अब एग्जाम्स नहीं होगी लेकिन भर्तियां होंगी, नौकरियां होंगी, लेकिन एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आप सोच लो क्या होगा। कौन लोग होंगे, भाई भतीजावाद होगा कि नहीं? पार्टी वाले अपने पार्टी के लोगों को लेंगे कि नहीं? पहले से जो लोग पहले वहां हैं वो अपने ही लोगों को फिर से भर लेंगे। फेयर रिक्रूटमेंट होंगे क्या? गड़बड़ हो जाएगी। हम इमेजिन करके देखें कि अगर एग्जाम ना हो तो क्या हो, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब रह जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब एग्जाम्स जो है वो एक तरह से डेमोक्रेसी है। एग्जाम्स क्या है? एक तरह की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है, और ये पूरी दुनिया में है एक जैसा। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन दुनिया में नहीं दिया जाता। अमेरिका में खुद में रिजर्वेशन है, एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं उसको। वहां पर इंडियंस को और हिस्पैनिक्स को रिजर्वेशन मिला हुआ, बहुत कम नंबर पे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। नौकरियों में नहीं है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में दाखिला जो होता है उसमें हिस्पैनिक्स को और इंडियंस को कम परसेंटेज पे ले लेते हैं,
और वहां के लोकल लोगों को ज्यादा परसेंटेज लाने पड़ते। नौकरियों में तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक आदमी के पास 3-3 ऑप्शन है नौकरी का, तो जरूरत ही नहीं है। जनसंख्या बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अवसर बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, तो नौकरियों में तो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। भारत में भी यदि हो जाए कि एक आदमी पे 3-3 नौकरियां हो तो रिजर्वेशन का क्या करना है? रिजर्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। भारत में तो चूंकि वो एक अनार 100 बीमार वाला मामला है ना, नौकरी बहुत कम है और डिमांड करने वाले आवेदक एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रॉब्लम है रिजर्वेशन की। और इसलिए रिजर्वेशन जरूरी भी हो जाता है नौकरियों में, क्योंकि फिर वो उसको तो कभी मिल ही नहीं पाएगा ना, एक वर्ग को तो कभी नहीं मिल पाएगा। अमेरिका में जरूरी इसलिए नहीं है, दूसरे देशों में जरूरी इसलिए नहीं है, एजुकेशन में उनको जरूरी है तो उन्होंने दिया हुआ है। तो दुनिया के तमाम देशों ने रिजर्वेशन दिया, सभी देशों ने दिया, लेकिन वो एजुकेशन में दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया, क्योंकि वही जरूरी है। बस एक बार वो तैयार हो गया, इसका मतलब कंपटीशन के लायक बनाते हैं, एग्जाम के लायक बनाते हैं। शिक्षा का मतलब है कि वो एग्जाम के लायक बन जाए, कंपटीशन करने के लायक बन जाए, योग्य हो जाए, क्वालिफाइड हो जाए। आगे समझ तो कुछ समझ में आया? उसके ऊपर सकारात्मक कैसे लिख पाओगे? EWS पे भी बड़ा सकारात्मक लिखने के लिए वो चाहिए मसाला। रिजर्वेशन पे भी सकारात्मक लिखने के लिए चाहिए। और भारत में संविदा कर्मी होने चाहिए या नहीं, संविदा पे लोगों की भर्ती होनी चाहिए कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको सस्ते लोग तो मिल जाएंगे, बहुत कम वेतन में मिल जाएंगे, बट वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी वाले लोग एग्जाम दे करके अपना क्लास चेंज करना चाहते हैं, वो इधर आएंगे नहीं। तो आपको जो लोग अवेलेबल हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 सैलरी में कोई नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को पूरी सैलरी मिलने की योग्यता है वो इधर कदम ही नहीं रखेगा, या आ भी जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा। ढेरों लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली नौकरियां छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उनको पूरी 3 गुना सैलरी मिल रही होते 3 टाइम्स, तो क्या वो छोड़ते? नहीं छोड़ते। वो चीज समझ में आ रही ना? तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्सेस परमानेंट रेगुलर भर्तियां, एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट और केवल एप्लीकेशन बेस्ड रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस, तमाम प्रकार के रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शंस, कुछ समझ में आ रहा है ना? इन सब पे कहीं पे भी कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो ये जो मैंने अभी कमेंट्री की है ये आप उसका आंसर बना सकते हैं, और ये बहुत जबरदस्त आधार है। और फिर सामाजिक वर्ग परिवर्तन, सोशल क्लास चेंज, इकोनॉमिक क्लास चेंज, उसके बारे में कभी आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम उस पे आता है। तो इन सब चीजों में आपको ये आधार बनाना चाहिए, पर ऐसा आधार होना चाहिए, ये निष्पक्ष आधार है जो मैंने आपको बताया, ये किसी का फेवर करते हुए, इसमें पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ठीक है? तो ऐसा आंसर राइटिंग आपको करना आना चाहिए, ओपन वाला। ठीक है ना? उसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं लगना चाहिए। ऐसा आंसर को देख करके किसी को ऐसा ना लगे कि किसी वर्ग से आता है, किसी जाति से आता है, किसी धर्म से आता है, इस वजह से इसके आंसर में ये उसका फेवर होता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है? अब जो कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, कल भी मैंने बताई थी, तो इसमें एक आता है जैसे कि हम नागरिक को यूनिट मानते हैं, छोटी इंडिविजुअल यूनिट जो है वो नागरिक है, वैसे उससे बड़ी यूनिट है सोसाइटी, उससे बड़ी यूनिट हम मान लें तो नेशन। तो एक नागरिक सबसे पहले तो वो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है,
और ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हमारा एक फिजिकल हेल्थ होता है, एक मेंटल हेल्थ होता है, एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ हो सकता है। मेंटल हेल्थ का ही पार्ट है वो। ऐसे तरह तरह के डायमेंशन होते हैं जिससे हम कंप्लीट पर्सनालिटी बनते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व बनते हैं और फिर एक अच्छे जागरूक अवेयर नागरिक बनते हैं। तब वो यूनिट मजबूत होती है। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर तरह तरह के डायमेंशन होते हैं, तब वो सोसाइटी अच्छी बनती है। ऐसे ही नेशन की जब हम बात करते हैं तो नेशन भी पूरी तरह से एंटायर अच्छा कब बनेगा, जब उसके सारे डायमेंशन कंप्लीट हो। तो जब भी आप निबंध लिखें, कभी भी कुछ करें, तो इस प्रकार की यूनिट बना लें कि सबसे छोटी यूनिट नागरिक हुआ, फिर सोसाइटी हुई, फिर नेशन हुआ, और उनके तमाम जितने भी डायमेंशन हैं वो सब मजबूत होने चाहिए। अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं और आगे अगर किसी की एक की भी गाड़ी खराब हो जाए तो आप भी आगे नहीं खिसक पाएंगे, क्योंकि वो आगे वाला चलेगा नहीं तो ट्रैफिक वहीं जाम रहेगा। तो जो आपको 60 सेकंड 45 सेकंड मिलेंगे आपके सेगमेंट के कि अब आप यहां से निकल सकते हो, वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आगे। तो जब आप नागरिक के यहां बात करते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन समाज के यहां से कलेक्टिवनेस शुरू हो जाता है, सामूहिकता। और सामूहिकता तय करती है, कलेक्टिव एक्शन जो है वो तय करता है। इसलिए जब हम समाज और राष्ट्र के तौर पर निर्णय लेते हैं और वहां पर जो निर्णय ले जाते हैं वहां पर सामूहिकता का भाव होता है और सामूहिक दृष्टिकोण से सोचा जाता है। और उसके बाद उसका आप गलत या सही कह सकते हैं। जो चीजें निजी तौर पर और नागरिक के तौर पर सही है, वो जरूरी नहीं कि वो समाज और राष्ट्र के तय पैमाने पर सही हो। बात समझ में आई ना? लेकिन समाज और राष्ट्र किसके लिए है? नागरिक के लिए है। तो जो कल जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून, रूल ऑफ लॉ नागरिक को महत्व देता है, जबकि हमारा कल्चर, हमारा इतिहास और धर्म राष्ट्र को और समाज को इंपॉर्टेंस देता है। तो पूरी दुनिया में ये दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक नागरिक प्रधान यानी सिटीजन ओरिएंटेड, और सोसाइटी एंड नेशन ओरिएंटेड। कुछ लोगों का ये कि नागरिक है तो राष्ट्र है, कुछ लोग बोलते हैं राष्ट्र है तो नागरिक है। आ रहा है समझ? ये दो विचारधारा है। अमेरिका जैसा देश जो है वो नागरिक को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, नागरिकता, सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो फ्रीडम, लिबर्टी और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। और आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से विकसित देशों में वो सबसे ऊपर है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से उतना आगे ना हो। ऐसे जो देश होते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अपने आप को आगे मानते हैं, वो स्वतंत्रताओं को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो अभी एलजीबीटी का प्रसंग आया है सुप्रीम कोर्ट फिर से, कि समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी तो नहीं माना है उन्होंने, लेकिन उनको विवाह की इजाजत नहीं दी है। विवाह बोल देना मतलब मैरिज, तो पति पत्नी की तरह हो गए, दो पुरुष पति पत्नी हो गए, दो स्त्रियां जो है वो पति पत्नी हो गई, और बकायदा मतलब उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट हो गया और वो एक कपल हो गया। और वो जो स्थिति है वो भारत में नहीं है, कोर्ट के द्वारा भी नहीं है।
कोर्ट बोल रहा है कि पार्लियामेंट स्पष्ट करे इसके ऊपर, मतलब आप कुछ कानून बना। आज ही का मैं न्यूज देख रहा था, तो मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के देश हैं। एक सिटीजन ओरिएंटेड कंट्री है, उसके लिए समाज, कल्चर और राष्ट्र और ये सब चीजें सेकेंडरी है। भारत जैसा देश किस प्रकार का देश है? रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने अपनाया है, और जब आप रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अपनाते हो तो नागरिक फर्स्ट होता है। लेकिन अभी का जो रिजीम है वो राष्ट्रवाद पे बल देता है, संस्कृति पे बल देता है, धर्म पे बल देता है। तो अभी की सत्ता जो है उसके साथ नहीं है, तो क्या ये कानून बनाएगी? ये सत्ता ऐसा कानून बना सकती है स्वतंत्रता वाला? तो ये मैं यहां तक लेके आया हूं उस चीज को, इसलिए मैं भूमिका बना रहा था आपको। दो प्रकार की चीजें, तो करंट अफेयर्स में ये चीजें जोड़िए। मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं। दरअसल इस बात को मैं न्यूज से भी कर सकता था, इंफॉर्मेशन से भी सीधा कर सकता था कनेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समाजों के ढांचों को पहचानें। भारत किस प्रकार के समाज का ढांचा है, और क्या ये वो ढांचा जो बना हुआ है ये उपभोक्तावाद और भौतिकवाद के इस युग में बना हुआ रह सकता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, कल्चरल लेक, समाजशास्त्र में ऑगबर्न निमकाफ का एक सिद्धांत है। कल्चरल लेक, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति यानी कि मानसिकता, मेंटालिटी आपकी वहीं रह जाती है, तो हम कपड़ों से, जूतों से, टी शर्ट से, गैजेट से, किताबों से तो यूनाइटेड स्टेट के बराबर आ गए। उन्हीं का ब्रांड पहनते हैं, उन्हीं की कंपनियों की चीजें यूज करते हैं। आप और हम सब जो बहुत सारे लोग जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जरूरी नहीं कि अमेरिकन भी उतना महंगा अफोर्ड कर सकते हो। हर अमेरिकन वैसा नहीं करता। बहुत सारे लोग गरीब हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग मजदूर जैसे हैं, लेबर हैं, वो सब अफोर्ड नहीं करते। वो ऐसे जो सेल लगती है और चौराहे पे जो हमारे यहाँ ठेला लगा करके जो सामान बेचते हैं सस्ते वाले, वो लोग भी उसी प्रकार का सामान खरीदते हैं। वो ऐसे मॉल में जाकर के या बिल्कुल वहां खरीदारी नहीं कर सकते। सब लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्लासिज्म तो वहां पर भी है, बट कल्चर में वो ओपननेस है। वहां के वाइट को इस बात का वो रिग्रेट महसूस करते हैं, वो अपने आप में फील करते हैं कि हमने ब्लैक्स के साथ गलत किया, काले लोगों का हमने शोषण किया, उनके साथ छुआछूत किया, उनको पीछे रखा है। वो उनके अंदर वो फीलिंग है। व्हाइट लोगों में ये फीलिंग है कि हमने ब्लैक्स के साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा हिलने मिलने लगे हैं, या बहुत ही मतलब बहुत कॉमन है कि वो उसी से शादी करेंगे, वाइट आदमी ब्लैक लड़की से या वाइट लड़की ब्लैक लड़के से ही शादी करेगी, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट एक फीलिंग है कि हमने गलत किया है, ब्लैक्स के साथ गलत करके, वो फीलिंग बहुत मस्ट है। इसलिए ब्लैक्स के साथ अगर कहीं कलेक्टिवली खराब होता है तो वो सब साथ में खड़े हो जाते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर जो आपने आंदोलन देखा था, उसमें गोरे लोग साथ में थे, ज्यादा गोरे लोग दिख रहे थे कि इसके साथ ऐसा क्यों किया, वो खड़े हो जाते थे। बात समझ में आई ना? तो वो बिल्कुल अलग टाइप का कंट्री है, ये बिल्कुल अलग तरह का देश है। बट हमारी भौतिक संस्कृति तो आगे बढ़ गई है, लेकिन अभौतिक मानसिकता वाली जो बात है वो हमने पुरानी वाली जो है वो सोच अभी रखी हुई।
तो क्या हम अपनी कल्चर को खत्म हो जाने दें? क्या हम सांस्कृतिक मूल्यों को खत्म होने जाते हैं? क्या वैल्यूज नहीं होनी चाहिए? तो कल्चरल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन, प्रॉब्लम कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज. कल्चरल वैल्यूज come from our ancient spiritual text. प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से हमको मिलती है कल्चरल वैल्यूज. सोशल वैल्यू कहां से आई? सोसाइटी से, रिचुअल से, कस्टम से. बट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कॉन्स्टेंट असेंबली में तय हुई है और भारत को आजाद होते समय मिली है. और उसका भी एक इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है उसका लंबे समय से, 200 साल तक, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के ट्रायल एंड एरर के साथ. और एक फॉरेन ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में, ब्रिटिश जो थे वो एक फॉरेन एजेंसी थे और वो ऑब्जर्वर के तौर पर रहे और उसकी प्रेजेंस में हमने ये सब चीजें तय की और तय करते करते हम इस लेवल पे पहुंचे. तो 1947 के बाद जो भारत का विकास हुआ है अभी 2022 तक, वो हमने कौन सी वैल्यूज को आगे रखा है तो हम यहां तक पहुंचे हैं. और दुनिया में इतनी हमारी पहचान है और हम कहीं पे भी चले जाते हैं और वहां के लोग भी हमारे यहां आ जाते हैं. तो हमें आगे भी वही वैल्यूज जारी रखनी चाहिए क्योंकि दुनिया भर में रिकॉग्निशन तो उसी से मिला है. अब आ गया समझ? तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो एकदम गलत और एकदम सही तो नहीं होता, कुछ भी कोई किसी के सापेक्ष होता है. हर चीज जो है वो रिलेटिव होती है. रिलेटिविटी वाला सिद्धांत हर जगह लगेगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो यूनिट वाइज सोचना सीखिए कि यूनिट कौन सी है, कौन सी यूनिट. इसलिए आप देखोगे कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास, धार्मिक विश्वास करने की स्वतंत्रता, वहां व्यक्तिगत आ जाता ना. पर्सनल बिलीव्स. तो बिलीव्स जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं. तो धार्मिकता और कल्चर वाली बात आएगी तो अधिकांश चीजें पर्सनल हो जाएंगी. तो ये अभी करंट अफेयर्स में बहुत मुद्दे आने वाले हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की बात आ रही है. अभी मोदी जी ने कहा है कि सिलेबस चेंज करेंगे क्योंकि इतिहास गलत लिखा गया है, हम सही इतिहास लिख के बताएंगे. अमित शाह हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के पास है मीडियम वाला मसला पूरा. मीडियम मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात उठी है तो ये एक मुद्दा है ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, क्योंकि इंग्लिश तो कहीं से कहीं तक, इंग्लिश को तो कोई सिक्योरिटी है नहीं. शुरू में ही हिंदी दे दी गई थी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़े दिन हम कम से कम अभी इससे काम चलाएं, 15 साल काम चलाएं, इंग्लिश को साथ में रखें. जैसे कि 370 के लिए बताया गया था कि वो कोई परमानेंट नहीं था, थोड़े दिन की व्यवस्था थी. तो इस सरकार की पहचान ये है कि थोड़े दिन वाली जो व्यवस्था है उसको खत्म कर रही है. तो इंग्लिश भी जो है वो थोड़े दिन के लिए थी, पर वो एकदम से तमिलनाडु में आंदोलन उठा कि ऐसे तो हिंदी थोप दोगे आप हमारे ऊपर और हम कैसे काम चलाएंगे, इंग्लिश ही तो हमारे लिए माध्यम है. वो अपनी मदर टंग के लिए नहीं लड़ रहे, वो इंग्लिश के लिए लड़ रहे. उनका मान्यता है कि इंग्लिश बनी रहनी चाहिए. वैसे भी देखो तो आपको साउथ इंडिया से यदि आज आप जुड़ते हो, अगर आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से जुड़ते हो तो इंग्लिश के माध्यम से ही जुड़ते हो. ब्यूरोक्रेसी भी जुड़ पाती तो इंग्लिश के माध्यम से ही जुड़ पाती. नॉर्थ ईस्ट से भी तो इंग्लिश मजबूरी है या व्यवस्था है?
और अगर ये व्यवस्था है तो ये कितने दिन तक जारी रहनी चाहिए, इसकी कोई सीमा है? तो 370 एक व्यवस्था थी और वो लॉन्ग टर्म जरूरी नहीं थी तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या वैसा ही जश्न और वैसा ही माहौल और वो सब हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए भी होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी उठेंगे। हिस्ट्री बदलने वाली बात है, उस पर मुद्दे उठेंगे। तो यहां मैंने आपको बता दिया, यूनिट्स को ख्याल रखिएगा कि यूनिट नागरिक हैं, सोसाइटी है या फिर देश है। आ गया समझ? तो आपको करंट अफेयर्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एनालिसिस तो करना पड़ता, देखिए जैसा भी रिजीम आएगा, जो भी पॉलिसी उठाएगा, प्रश्न तो उससे जुड़े हुए बनेंगे ना। अब राज्य की मान्यता हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, और लद्दाख को तो शायद यूनियन टेरिटरी रखेंगे भी सही, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को तो वो स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो तो यूनियन टेरिटरी बना रहेगा हमेशा के लिए लद्दाख। तो ये परमानेंट चेंज तो आते हैं सत्ता की वजह से। आपका नक्शा बदल जाता है, आपकी पॉलिटी बदल जाती है, सिलेबस बदल जाता है, पढ़ने का मटेरियल बदल जाता है। तो ये तो चीजें प्रभावित करती है ना, तो ये कोई मजाक तो है नहीं, ये तो होगा। और सत्ता ऐसा सोच रही है और ऐसे बयान आ रहे हैं तो वो तो होके रहते हैं, वो चीजें तो होती है। रेजिस्टेंस तो आता है, और रेजिस्टेंस आने का सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी को नॉन हिंदी स्टेट्स में इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, सीटें ही नहीं आती बीजेपी की। बीजेपी हिंदी स्टेट्स की पार्टी है, नॉन हिंदी स्टेट्स में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलता। तो शायद ऐसा करने से शायद इंपॉर्टेंस मिलने लग जाए। तो पार्टी की जो है पॉलिसी उस तरह की है कि उनका विरोध होता है, जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वो हमारा विरोधी है, ठीक है, और एक तरह से देशद्रोही भी है। तो क्या हिंदी देश है? फिर उसमें भी बहुत सारी बात है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हिंदी बहुत नई भाषा है, 100 साल पुरानी भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग तो 150 साल, ज्यादा से ज्यादा 150 साल, 1880। फिर हम प्रेमचंद का और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग बोलते हैं और वो सब बोलते हैं हिंदी। तो हिंदी बड़ी नवीन भाषा है। उससे पहले उर्दू ही होती थी। उर्दू और स्थानीय भाषाओं को उसको मिला के उन्होंने हिंदुस्तानी बोला। तो पाकिस्तान में भी हिंदी बोली जाती, उर्दू और स्थानीय लैंग्वेज को मिला करके जो बोला जाता है हिंदी। तो भारत में भी हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदी बोलते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हिंदी मिक्सचर है। तो जब भाषा की बात आएगी तब भी ये मुद्दा, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर मैंने आपको बेसिक जानकारी देने की कोशिश की, एकदम बेसिक लेवल। तो यहां कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो बैलेंस करें, वही पॉजिटिव नेगेटिव लिख के बैलेंस्ड व्यू, लास्ट में एक बैलेंस्ड व्यू लेना है, ठीक है। पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप डायमेंशन दे पाएंगे फिर बहुत सारे, तब कंप्लीट होगा। एक व्यक्ति का डायमेंशन, नागरिक का डायमेंशन। तो नागरिक का डायमेंशन यह है कि फिजिकल हेल्थ उसकी पूरी जिंदगी अच्छी बने रहे, वो स्वस्थ बना रहे, मेंटल हेल्थ उसकी बनी रहे और उसका एजुकेशन प्रॉपर हो, कल्चरली वो स्ट्रांग हो, विभिन्न प्रकार के आर्ट, कल्चर, म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट हो, कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए। फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके पास आय के पर्याप्त साधन हो, रोजगार हो, रहने को घर हो, पीने का साफ पानी हो और भौतिक संसाधनों का वो उपयोग कर सके और अत्याधुनिक बना रह सके और साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें हो।
तो वो राष्ट्र का एक समुन्नत और अच्छा नागरिक हो सकता है। ये उसकी परिभाषा में आता है लगभग। तो फिर एक समाज कैसा होना चाहिए? समाज गतिशील होना चाहिए। समाज में प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक क्लास को, प्रत्येक कास्ट को, क्योंकि कास्टिज्म तो है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सामाजिक ताना बाना, समाज 3 चीजों के लिए आवश्यक होता है, बड़ी चीजें 3 चीजें। आवास, क्योंकि आवास अकेले नहीं हो सकता। आवास, घर, ये बहुत ही आवश्यक चीज। आवास, भोजन और प्रजनन। तो आवास, भोजन और प्रजनन मनुष्य की या किसी भी एनिमल की, मनुष्य में आवास जुड़ जाता है, बाकी भोजन और प्रजनन तो हर एनिमल को जरूरी है। तो विवाह और परिवार तो एक ही में आ जाएंगे, क्योंकि विवाह होगा तो परिवार, और परिवार है तो विवाह, उसी से परिवार बनता है। तो विवाह परिवार एक चीज हो गई, और भोजन एक हो गया, और एक आवास हो गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें जो है वो समाज से पूर्ति होती है, और तीनों में उसकी चॉइस को इंपॉर्टेंस दिया जाए, उसकी रुचि के अनुसार हो, तो वहां स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों वाली स्वतंत्रता। क्योंकि आप इसमें कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज लेके आ जाओगे तो फिर चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी। तो जैसा कि विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव होने की कोशिश हो रही है, तो यहां आपको ये बता दिया सामाजिक वाद, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक पॉजिटिव कदम है, एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि लव जिहाद नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा, या वैसा, तो फिर वहां पर फिर दिक्कतें पैदा हो सकती है। या आप कहेंगे कि नहीं, अपनी जाति में ही विवाह करना जरूरी है, तो फिर आप पुरानी व्यवस्था में चले गए, वापस प्रगतिशील व्यवस्था में नहीं रहोगे। तब फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी स्पेशल, अब देखा जाए तो आपने जो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट और ये सब बनाए हुए, इन्हीं को खत्म करने की बात कर रहे हो ना, यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फिर आप धर्म के आधारित, जातियों को धर्म पे आधारित जो शादियां हैं उनको अलग कैसे करोगे? वो तो दिक्कत हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो फिर मिक्स कर देगा, मर्ज कर देगा। आ गया समझ? तो ये मुद्दे जो हैं ये यहां से निकले, सोसाइटी। तो एक हेल्दी सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होगी? तो जैसे मैंने कहा कि हेल्दी सिटीजन कौन सा होगा? जिसके सारे डायमेंशन ठीक होंगे, फिजिकल वाले, मेंटल वाले, इकोनॉमिक वाले, जितने भी पहलू हैं जिंदगी के उसके, उन सब में वो बेस्ट हो। तो सोसाइटी में भी यही चीज लागू होगी ना, सोसाइटी में भी ये सारी चीजें लागू होंगी। अब राष्ट्र में आ जाइए तो राष्ट्र में तो कानून भी है, जुडिशरी भी है, आपके लेजिस्लेचर भी है, चुनाव भी होंगे, डिफेंस भी है, बहुत सारी चीजें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं हमारे। एक आदर्श राष्ट्र कैसा होना चाहिए? जिसके पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते हों। सबसे पहले तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना, पड़ोसी नहीं बदल सकते आप, सब कुछ कर सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो। पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रख सकते हो, क्योंकि पड़ोसी बदल नहीं सकते तो फिर अच्छे रखो रिश्ते, क्योंकि एनर्जी अगर उसी में लगी रहेगी तो फिर डेवलपमेंट कैसे करोगे, राष्ट्र का विकास कैसे होगा? तो संबंध अच्छे रखो। तो अभी सेना ने जो कहा ना, पीओके वापस लेंगे, ये पूरा माहौल बन रहा है, तो फिर वही पड़ोसियों से
संबंध। ऑलरेडी चीन से तो चल ही रहा है, शी जिनपिंग अभी हाथ मिलाए थे मोदी जी से, तो उसके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं। तो देश की जितनी भी करंट अफेयर्स की परिस्थितियां हैं वो बेसिक वैल्यूज के साथ, बेसिक यूनिट्स के साथ जोड़ करके देखो, आपके आंसर यूपीएससी के आंसर हो जाएंगे। अलग से आंसर नहीं होते, अलग से कोई एक आंसर करना बताएगा नहीं आपको, अलग से कुछ नहीं होता, कोई गाइड भी नहीं आती मार्केट में। बेसिक यूनिट्स को पकड़ो। तो बेसिक यूनिट जब आप राष्ट्र को पकड़ोगे तो राष्ट्र का फिर पूरा सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण शब्द यूज किया है, होल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे? तो जैसे मैंने हेल्थ की बात की कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो राष्ट्र की भी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ होती है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक हेल्थ। कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, यानी वो विकसित राज्य है या विकासशील है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, वहां की करेंसी की हेल्थ कैसी है, वहां ट्रेड की हेल्थ कैसी है, वहां बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ कैसी है, वहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हेल्थ कैसी है। आगे समझ? तो वो सारा इकोनॉमिक हेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ। तो नेशनल फिजिकल हेल्थ में इकोनॉमिक हेल्थ पे डिपेंड करेगा, तभी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। इकोनॉमी अच्छी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। और हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा होना चाहिए। आ गया समझ? और राष्ट्र के लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो राष्ट्र की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी नेशनल मेंटल हेल्थ। तो इसके लिए दो तरीके हैं, दो चीजें वर्ड यूज किए जाते हैं। जहां हम लोग, ये जो रिजिम है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये विश्व गुरु शब्द इस्तेमाल करती है, और जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं सुपर पावर। हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं सुपर पावर। अब उसको चाहे विश्व गुरु बोल लो या चाहे सुपर पावर बोल लो, दोनों में डोमिनेंस की बात आ रही है कि यानी दुनिया में आप डोमिनेट करते हो। तो किसे कहेंगे हम सुपर पावर? तो एक अच्छा नेशन, जैसे हमने अच्छे नागरिक की बात की, अच्छे समाज की बात की, तो एक अच्छा राष्ट्र क्या होता है, मजबूत राष्ट्र क्या होता है कि वो सुपर पावर होता है। तो सुपर पावर के तीन बड़े लक्षण होते हैं, तीन लक्षण। एक होती है सुपर इकोनॉमी, सुपर डिफेंस और सुपर लीडरशिप। तीन बड़ी चीजें उसकी। लीडरशिप शानदार होनी चाहिए, डिफेंस शानदार होना चाहिए, रक्षा में कोई कमजोरी ना हो, और तीसरी इकोनॉमी शानदार होनी चाहिए। ये तीनों बैलेंस होना चाहिए, एक होने से काम नहीं चलेगा। पर इकोनॉमी सबसे ऊपर है, क्योंकि ये है तो फिर सब है। आ गया? लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए, देश के ऊपर लक्ष्मी की कृपा होना बहुत जरूरी है। वो होगा तो हथियार भी आ जाएंगे, हम लोग सेना भी भर्ती कर लेंगे, सैनिकों की संख्या भी बढ़ जाएगी, सैनिकों का प्रशिक्षण भी अच्छा करवा पाएंगे, ड्रोन भी ले पाएंगे, कैमरा भी ले पाएंगे, सब कर पाएंगे। इकोनॉमी पे डिपेंड करता। तो इसका मतलब सुपर पावर का अब कोई बहुत ही जबरदस्त नेतृत्व बिना इकोनॉमी के नेतृत्व का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे रतन टाटा है, अंबानी है। मुकेश अंबानी को आपने कभी भाषण देते हुए देखा है कभी? कि बहुत लंबे चौड़े हाथ फैला फैला के क्या स्पीच देता है वो आदमी के लोग कायल हो जाए? मैंने तो नहीं सुना।
लेकिन वो पावरफुल है। क्यों? इकोनॉमी। अडानी को भी नहीं सुना, लेकिन बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब उसके लिए नेतृत्व के लिए भाषण और प्रवचन और इन सब की जरूरत नहीं है। लीडरशिप का मतलब ही होता है एक तरह से, बाइडेन बहुत ज्यादा बोलता है क्या, या बाइडेन बहुत तेज आवाज है क्या उसकी, क्या है बाइडेन की विशेषता? वो ऐसे देश का राष्ट्रपति है जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर का राष्ट्रपति है, इसलिए वो प्रमुख है, उसको आप नाराज नहीं कर सकते। बस बात खत्म। आगे से तो इसलिए इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट। तो यहां आपको उसके आधार पर सोचना आना चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कल कुछ चीजें जो बताई थी उसी से आगे की मैंने कुछ चीजें बता दी। ये थोड़ा सा है ना, ये चीजें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो कई तरह के आंसर में आप डिजाइन कर पाओगे। अब ये मैं एग्जैक्ट कोई एक क्वेश्चन नहीं बता सकता, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला चलते हैं। तो ये तो मैंने करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर कैसे निकालोगे, कल भी और आज भी मैंने जो बात बताई आपको, वो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा है। बाकी तो पहले जो मैं करंट अफेयर्स बता रहा था वो प्रीलिम्स में भी ज्यादा काम का, लेकिन अभी जो 2 दिन से, कल से और आज से जो बताया, वो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थॉट प्रोसेस बहुत मुश्किल से आता है, इतना आसान नहीं है भाई। कई सारे लोग आईएएस निकलने के बाद जॉब में लग जाते हैं तो भी थॉट प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, जवाब नहीं लिख पाते, ठीक से जवाब नहीं लिख पाते। उनके बॉस ने कुछ पूछ लिया, डिपार्टमेंट ने पूछ लिया, केंद्र सरकार ने कुछ पूछ लिया, जवाब ही नहीं लिख पाते, आता ही नहीं उनको। बन कैसे गए? ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से बन गए, थोड़ा सा अपना नॉलेज है उसकी वजह से बन गए, हो गया वो। आईएएस होना अलग चीज है, मन से लिखना आना बिल्कुल अलग चीज। अपनी मर्जी से आप लैंग्वेज बना के कुछ चीज लिख दें, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज। ठीक है? वो लोग स्ट्रगल करते हैं और इसीलिए वो हर जगह उनका कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो वो एकदम आगे नहीं आ पाते, लीडरशिप नहीं दे पाते, लीडरशिप नहीं दे पाते, बस काम चला लेते हैं बस, क्योंकि पोस्ट मिल गई है, सिग्नेचर का वैल्यू है, इसलिए काम चल जाता है। बाकी कोई उनसे पूछता नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं पूछता उनसे, या उनके सामने कोई प्रॉब्लम इस तरह से सरकार वाले कोई रखते नहीं है, दूसरे लोग भी नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि आप न केवल एग्जाम क्रॉस करो, लेकिन एग्जाम के बाद भी आपके अंदर लीडरशिप हो, और वहां किसी भी तरह की चीज में आप हिचकिचाए नहीं तो लोग बोलने से कतराते हैं। मैंने देखा है 90% लोग आईएएस जो है वो बोलने से कतराते हैं, स्टेज पे खड़े होने से कतराते हैं, दूसरों को कंधे पे बंदूक चलाते रहते हैं, वो खुद आगे रह के आते ही नहीं। उसका कारण है कि उनके अंदर वो कमी है। 4th पेपर में ये बहुत जरूरी है, एथिक्स वाले पेपर में आपको लीडरशिप होनी चाहिए, और ये किसी भी डिग्री के लिए, आप सीए बनो तो भी लीडरशिप चाहिए, वकील बनो तो भी। तो मैं तो लॉ कर रहा था, तब भी लॉ में भी मुझे जो गुण बताए गए तो मुझे ऐसा लगा ये तो कलेक्टर के गुण है, ये तो एक टीचर के गुण भी होने चाहिए। लॉयर के अंदर ये लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं वो तो फिर अपने क्लाइंट के पक्ष में बोलेगा कैसे? एग्रेसिवली बोलना आना चाहिए ना उसको, लॉयर के लिए तो कलेक्टर के लिए भी बोलना आना चाहिए। आप बात कैसे रखोगे? सरकार की जमीन पे कब्जा किया हुआ है तो आप तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो ना, तो आपको कब्जा हटाना आना चाहिए, अपनी बात रखना आना चाहिए, आपके लेटर में एग्रेसिवनेस होना चाहिए। नहीं तो हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया, प्राइवेट आदमी था, उसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया और मुकदमा लगा दिया, स्टे लगा दिया, स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट के जज ने जो है जवाब मांग लिया। अब आपने जवाब ढीला बना दिया तो सरकार की जमीन चली जाएगी प्राइवेट आदमी के पास, और अगर आपने जवाब ठीक ठाक बना दिया तो सरकार को जमीन वापस मिल जाएगी।
तो आप सरकारी जमीन के संरक्षक हो ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के संरक्षक हो, तो बचाओगे कैसे उसको? लीडरशिप तो लानी पड़ेगी। तो क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो आपके पास तमाम आपके तर्कश में वो सब चीजें होनी चाहिए जो समय आने पे आप उसको दे सको। ठीक है, इसलिए ये पृष्ठभूमि बनाई। ओशियनोग्राफी आज बात करते हैं। ओशियनोग्राफी ओशियंस, तो समुद्र जो है वो काफी महासागर, अधिकांश पानी आपको महासागर में मिलेगा। धरती का बड़ा हिस्सा, बायोडायवर्सिटी का भी 80% समुद्र में। धरती पे जितनी बायोडायवर्सिटी है उसका 80% आपको ओशंस में। तो ओशनोग्राफी में आप पढ़ते हो एक तो तमाम ओशंस के बारे में, और ओशंस में खास करके प्रभावित करने वाले कारक, तो फिर टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी। तो समुद्र पे वही मैंने बताया था आपको, कोस्टल रीजन में या समुद्र तल पर 1010 का एक आइडियल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस, 25 to 27 वाला एक आइडियल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है इसमें। लेकिन जब आप गहराई में चले जाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। गहराई में जैसे जैसे समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। सॉल्ट्स बहुत होते हैं, सैलिनिटी ज्यादा होती है। सैलिनिटी बढ़ती जाती है पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, जैसे पोलार रीजन की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी जो है वो जमा हुआ रहता है, तो वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, तो केवल सॉल्ट ज्यादा बचेगा। इक्वेटर पे आएंगे तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, इक्वेटर की तरफ सैलिनिटी कम हो। कॉन्टिनेंटल रीजन में आएंगे तो, यानी लैंड मास की तरफ आएंगे तो सैलिनिटी कम हो। तो टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर समुद्र को बनाए रखने वाले। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज के जमाने में जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, कार्बन सिंक। तो समुद्र दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को दबा के रखा हुआ है जबरदस्त, बड़ी मात्रा में। सबसे बड़ी मात्रा दफन है कार्बन डाइऑक्साइड की समुद्रों में, ओशियंस में, महासागरों में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कार्बन कैप्चर करने की बात करते हैं, तो कैप्चर करके कहाँ रखेंगे? तो अधिकांश लोगों ने ये जवाब दिया कि समुद्र में अंदर दबा देंगे, पानी में दबा देंगे, अंडरग्राउंड दबा देंगे। तो जरा थोड़ी सी टोपोग्राफी देख लेते हैं इसकी, समुद्र की। समुद्री संरचनाएं कैसी होती, क्या होता है समुद्र की टोपोग्राफी? पहला चैप्टर वैसे यही होता है, टोपोग्राफी वाला। तो पहला होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंट से लगे हुए समुद्र के जो जेंटल स्लोप होते हैं, वो स्लोप जो होते हैं एकदम स्टीप नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तमाम फिशिंग और तमाम जो खास करके बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलती है।
उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, एकदम से स्लोप आता है। नीचे काफी मीटर तक, कई मीटर तक या किलोमीटर तक आपको जो प्लेन मिलता है मैदान जैसा, उसको बोलते हैं एबाइसल। बाइसल कुछ हिस्से जो वोल्केनिक, तो दो तरह से वही आपको बताया था, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, या फिर वो जो ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस और ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। तो रिजेस बनती हैं, सबडक्शन के साथ रिजेस बनती हैं और ट्रेंचेस बनते हैं। रिजेस बनती हैं और सब, तो ओशनिक रिजेस और ट्रेंच, कन्वर्जेंस से ट्रेंच बनता है। तो मेरियाना ट्रेंच और वो सब आप बात कर, तो गर्त, समुद्री गर्त और वो, और उसी से आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो बताए थे, आइलैंड आर्क, आइलैंड बनेंगे, आइलैंड आर्क बनेगी, और बहुत सारे आइलैंड आर्क होंगे तो उसको बोलेंगे आइलैंड आर्कीपेलेगो। तो वोल्केनिक आर्क, अगर अभी ज्वालामुखी चल रहा है उसमें, तो चूंकि सबडक्शन हो रहा है तो वहां पर आपको वोल्केनिज्म भी देखने को मिलेगा, ज्वालामुखी। तो वोल्केनिक आर्क, और आइलैंड आर्क और आइलैंड आर्कीपेलेगो, ये सब स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोरल रीफ्स मिलेंगी। कोरल रीफ्स हम अलग से भी बताएंगे आपको। इस बार के होमवर्क में लिख लीजिए कोरल रीफ्स, क्योंकि ये भी ओशिनोग्राफी का ही पार्ट है। कोरल रीफ्स बताता हूं, मैं भी आता हूं आपको। कोरल रीफ्स ठीक है, गाइड्स, यस। और समतल अगर कोई द्वीप है, आइलैंड, और अंदर अगर सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, तो उसको गाइड्स बोलते हैं। टेम्परेचर बेस पे जब क्लासिफाई करेंगे तो एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, ऊपर ऊपर वाला जिसमें टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, एपिलिम्नियन ज्यादा टेम्परेचर होता है एपिलिम्नियन का, हाइपोलिम्नियन का फिर एकदम टेम्परेचर अंदर कम होता जाता है, और बीच में जहां स्टेबल जैसा हो जाता है एकदम से और गिरता हुआ दिखता है, थर्मोक्लाइन, एकदम से स्टीपली, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। इसलिए आपको जो एक्वेटिक एनिमल्स जो जितने भी मिलते हैं, खास करके मराइन वाले, वो आपको ऊपर वाले में मिलेंगे, और खास करके फोटोसिंथेसिस वाले तो ऊपर ही मिलेंगे, क्योंकि सनलाइट नीचे जाएगी नहीं, अब आइसल प्लेन तक तो जाएगी नहीं। लेकिन कुछ फिशेज हैं जो मैंने आपको बताई थी, लेटिमेरिया, जो बिल्कुल नीचे मिलती है, केव्स में, बल्कि वो तो केव्स में होती है। ठीक है, तो अभी समुद्र की तो हम कभी जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से बताएंगे, टेक्सोनॉमी में और उसमें। ठीक है, काफी चीजें हैं उसमें बताने लायक। अभी तो आप इस हिसाब से टोपोग्राफी पढ़ लीजिएगा, टेम्परेचर, प्रेशर और सैलिनिटी और ये सब फैक्टर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों में चलते हैं। उनमें आता है ओशन करंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ओशन में पढ़ी जाती है ओशनोग्राफी में, वो है ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स के कारण क्या है? ओशन करंट्स के कारण है जो कॉन्टिनेंट पे लैंड मास पर जो विंड्स चलती है ना, वो सबसे बड़ा कारण। विंड्स, हवाएं। इक्वेटोरियल प्लेन पे आप लोग देखते हो दोनों तरफ ट्रेड विंड्स। जो लो लेटीट्यूड पे आप देखते हो ना ट्रेड विंड्स, वो ट्रेड विंड्स जो है ऊपर के पानी को, सदर्न हेमिस्फीयर में आप जब बात करते हो तो वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हुई दिखती है, तो पानी को धक्का देती है।
और पानी को अगर बैंक पर किनारे पे कोस्टल एरिया में यदि आप पानी को विंड्स जो है अगर धक्का देंगे वेस्ट की तरफ, तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आता है, उसको बोलते हैं अपवेलिंग, UPWELLING, अपवेलिंग। अपवेलिंग होता है, नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और नीचे तो टेम्परेचर कम है, तो वो कोल्ड करंट बनाते हैं, ठंडी जलधारा, उससे कोल्ड करंट बनता है। पोल्स की तरफ से आने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं वो कोल्ड करंट है। पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली और इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स की तरफ जाने वाली वार्म करंट, वार्म वाटर करंट। अब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, अब जाकर के पढ़ेंगे, अब समझ में आ जाएगा। तो ओशन करंट्स को आप पढ़िए, मैंने उसका मूल आधार बता दिया। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहां पर। जो इंपॉर्टेंट है, पेरू और चिली के यहां पर, क्योंकि अभी हम एल नीनो देखेंगे तो वो पेरू और चिली वाला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पेरू करंट जो है, वो पेरुवियन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, वो कोल्ड करंट है, कोल्ड वाटर करंट। तो क्यों तैयार हुआ? वही ट्रेड विंड, और उसी की वजह से हमारे यहां बारिश ठीक ठीक होती है। और जहां जहां पे भी ये जितने भी कोल्ड करंट हैं, ये सब किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पर आकर के टकराते हैं, इसलिए वहां पर डेजर्ट मिलेंगे, सारे डेजर्ट। अटाकामा मरुस्थल पेरू के, पेरू और चिली वाले, तो अटाकामा वहां मिलेगा आपको। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, क्योंकि वहां पर कोल्ड करंट आकर के टकराता है। ऊपर मोहावे डेजर्ट, तो कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट ऊपर वो टकराता है, तो मोहावे डेजर्ट। सहारा डेजर्ट, कोल्ड करंट। तो आपको अगर कोल्ड करंट का पता करना है कि कहां कहां जाता है, तो एक तो पहले नाम पता कर लीजिए। मरुस्थल के पास में जो भी है, दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं, वो सारे सभी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में नामीब डेजर्ट, नामीबिया, तो आपको वहां पर एक कोल्ड वाटर करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ओशन करंट पढ़ने का तरीका समझ में आया। कोल्ड वाटर करंट को पकड़ो, डेजर्ट के साथ उसको जोड़ो। डेजर्ट इसलिए क्योंकि वो कोल्ड हो गया तो वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, कन्वेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोल्ड हो गया मतलब टेम्परेचर लो, मीन्स प्रेशर क्या हो गया, हाई प्रेशर, तो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी हो गई एक तरह से। लो प्रेशर जरूरी है प्रेसिपिटेशन के लिए, लो प्रेशर जरूरी है। लो प्रेशर होगा तो उसके अगेंस्ट हाई टेम्परेचर अपने आप हो जाएगा। आ गया समझ? तो आज का होमवर्क रहेगा आपका ओशन करंट्स भी, दुनिया भर के ओशन करंट्स पढ़ो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, फिशिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा यहीं पे मैं एल नीनो बता देता हूं, क्योंकि ओशन करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पेरुवियन वाले में जब यहां पर, तो इसको बोलते हैं वॉकर साइकिल, वॉकर सर्कुलेशन, WALKER, वॉकर सर्कुलेशन। तो आज जाकर के एल नीनो जब पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत होगी वॉकर सर्कुलेशन से। वॉकर सर्कुलेशन बना हुआ रहता है, और वॉकर सर्कुलेशन जो होता है वो इसलिए बना रहता है क्योंकि लो टेम्परेचर
हो जाता है पेरू और चिली के यहां, तो प्रेशर कौन सा होगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और उसके दूरस्थ ऑस्ट्रेलियन रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और टेम्परेचर हाई रहेगा। ये सामान्य नेचुरल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। ऑर्डिनरी डेज में यही होता है, जब एल नीनो ला नीना नहीं होता है तब यही होता है। ऑस्ट्रेलिया के वहां पर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और पेरुवियन रीजन में हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि ठंडी जलधारा है, अपवेलिंग कर रही है, ट्रेड विंड धक्का दे रही है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो बारिश के दो ब्रांच निकलती है, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और इंडोनेशिया के यहां पे भी बारिश आती है, और दूसरा हमारे इंडियन ओशन में भी और इंडिया पे भी उसका असर आता है। और वहीं से वो इंडियन ओशनिक डाइपोल जो बोलते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल, IOD, वो तैयार होता है। IOD का भी वही कारण है। तो भारत का मानसून जब कभी पढ़ेंगे आप लोग, तो मानसून की जब तैयारी करेंगे तो उसमें दोनों कंसेप्ट आएंगे, वॉकर सर्कुलेशन। तो फिर दिक्कत कब आती है? 7 से 8 साल में, कभी 3-4 साल में। ये क्यों होता है इसका रीजन किसी को पता नहीं, लेकिन जो ITCZ गुजर रही है इक्वेटोरियल रीजन से, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती, पेरुवियन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती, तो ट्रेड विंड्स को कंफ्यूज कर देती है, एक तरह से ट्रेड विंड्स का विरोध करती है। तो वो जो अपवेलिंग प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता, अपवेलिंग नहीं होता तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि नीचे से जो ठंडा पानी आता है तो वो ठंडी जलधारा बनाता है, वो नहीं हो पाता, तो वहां एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। वो गर्म हो गया तो वहां का, एटमॉस्फेयर नहीं, वाटर गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा, और लो क्रिएट हो जाएगा तो वहीं पर कन्वेक्शन तैयार हो जाएगा, और वहीं प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो रेनफॉल, तो पेरू और चिली नहीं चाहता कि वहां रेनफॉल हो, क्योंकि उनको नुकसान होता है एक्सपोर्ट में और फिशिंग में, तमाम चीजों में, बट उनके यहां बारिश होती है। और उसकी वजह से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और खास करके इंडिया, और जो पूरा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और ये जो पूरा रीजन है, इसमें दिक्कत आती है। यहां बारिश कम हो जाती है, यहां सूखा पड़ता है, ड्राउट आता है। ठीक है, एल नीनो ये बहुत ही मतलब एडवर्स कंडीशन होती है, दोनों के लिए नुकसानदायक है। थोड़ा सा फायदा ये होता है कि कैरिबियन रीजन में और वहां पर जो हरिकेन्स आते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आती है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, हरिकेन्स में कमी आ जाती है। लेकिन इसका उल्टा होता है लानीना। लानीना जो वॉकर सर्कुलेशन जो एक नॉर्मल डेज में चलता है, ऑर्डिनरी डेज में, उसका वो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, एक तरह से उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है, वॉकर सर्कुलेशन को एक तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसको बोलते हैं लानीना। तो उससे बाढ़ आती है, फ्लड आती है, जो बारिश नहीं चाहिए वो भी आती है। तो एल नीनो और लानीना दोनों ही एडवर्स कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा लानीना मोडो की भी होता है, एल नीनो मोडो की भी होता है। तो ये थोड़ा सा आप देखिए, ये सब टर्मिनोलॉजी कोई खास नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया, ये सब ओशनोग्राफी का पार्ट है। जल्दी से कोरल रिफ्स देख लेते हैं। कोरल्स जो होते हैं सिलेंट्रेट्स हैं, और सिलेंट्रेट एनिमल है। सिलेंट्रेटा एनिमल मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई उनकी बॉडी है, कैल्केरियस सिक्रेशन उनकी बॉडी से रिलीज होता है। उनकी जो होलो बॉडी होती है बीच की, उसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, इसी वजह से वो पानी पे तैरते हैं। मूंगे की चट्टानें, रामशिलाएं जितनी भी हैं, सब सिलेंट्रेट्स हैं, कोरल्स हैं, अंदर से होलो होती हैं और पानी पे तैरती हैं, क्योंकि वो एनिमल का स्केलेटन है, डेड एनिमल्स हैं। तो फिर कोरल्स क्या होती हैं?
या कोरल रीफ्स क्या होती हैं? कोरल रीफ्स होती हैं जब उसके साथ ज़ूज़ैंथेली आकर के जुड़ जाते हैं। जो कोरल होते हैं सेलेंट्रेट, वो तो कलरलेस होते हैं क्योंकि वो तो चूने की एक तरह से चट्टाने हैं, उनकी डेड बॉडी। उन एनिमल्स में कलरफुल ज़ूज़ैंथेली होते हैं, ये उसके साथ सिम्बायोसिस करते हैं। ज़ूज़ैंथेली सिम्बायोसिस करते हैं कोरल एनिमल्स के साथ में, सेलेंट्रेट्स के साथ। तो ये कौन है ज़ूज़ैंथेली? एल्गा है। नहीं, पोलिप्स तो उसी का पार्ट है। सिलेंट्रेट आके ही पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स नहीं होते। पॉलिप्स में आकर के तो वो रहते हैं। तो कलर उसकी वजह से आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कोरल रीफ्स। तो जो हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल दो तरह की होती हैं। सॉफ्ट कोरल तो लगभग खत्म हो जाती है। हार्ड कोरल जो होती है, जिनको स्टोन कोरल भी बोलते हैं, वो जो है वो कोरल रीफ्स बनाती हैं। कोरल रीफ्स किनारे पे अगर बनती हैं तो फ्रिंजिंग रीफ, दोनों तरफ अगर पूरी तरह से लपेट करके बनाते हैं तो बैरियर रीफ, बीच में कोई सॉलिड सरफेस यानी आइलैंड जैसा नहीं है और ऐसे ही खाली जगह है और पानी अगर डूबा मतलब सबमर्ज्ड है कुछ, तो उसको बोलते हैं एटॉल। तो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल, ये तीन तरह की कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ्स का सबसे बड़ा चैलेंज, तो हमारे यहाँ जो एटॉल का एग्जाम्पल है वो लक्षद्वीप है, बाकी जो है फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है, और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो इंडिया में जो है कोरल रीफ्स इस तरह से। तो बड़ी प्रॉब्लम है ब्लीचिंग की प्रॉब्लम, ब्लीचिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और इन सब की वजह से, ज़्यादा टूरिज्म की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इन सब की वजह से ज़ूज़ैंथेली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो सिम्बायोसिस है वो ब्रेक हो रहा है और ज़ूज़ैंथेली जो है कोरल्स को छोड़ के जा रहे हैं तो कलरलेस हो जाएंगे। हालांकि इसकी भी टेक्नोलॉजी आ रही है कि ज़ूज़ैंथेली को क्या कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट दिया जा कोरल को कोई दूसरा कलर दिया जा सकता है, या फिर ज़ूज़ैंथेली को जाने से रोका जा सकता है। क्या ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जा सकती हैं, या ऐसी कोई स्पीशीज जैसे बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग तैयार कर सकते हैं कि जो फिर से ब्लीचिंग को रोका जा सके, यानी कि वो जो कलरफुल एल्गा वो वहीं बने रहें, ज़ूज़ैंथेली बने रहें, या ज़ूज़ैंथेली की कोई ऐसी स्पीशीज हो जो टेम्परेचर टॉलरेंट हो। टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो गायब हो जाते हैं। तो वो जो सुंदर आपको जो बीच दिखाई देते हैं या जहाँ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और डाइव करते हैं और अंदर जो तमाम प्रकार का शूट करके लाते हैं, जो कलरफुल लाइफ है वो बनी रहे, तो है कोरल रीफ ब्लीचिंग प्रॉब्लम और उससे निपटने के उपाय। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ये सब ओशनोग्राफिक का पार्ट है आपके इसमें। तो आज मैंने बहुत सारा होमवर्क आपको दिया है, सप्ताह भर आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, इसके अलावा समुद्र का अपना एक प्रदूषण है। थोड़ा सा सिलेबस लास्ट का ये बचा, टाइड्स, तो ज्वार भाटा वगैरह सब देखिए। आपने बचपन से पढ़ा है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, और चंद्रमा सूर्य और सबकी गुरुत्वाकर्षण और ये और वो सब, हाई टाइड क्या होते हैं, लो टाइड क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़िए तो आपका ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। बस ये जो चैलेंजेस है, चुनौतियां जो है, ये सवाल है। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष